सो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि झारखंड बोर्ड क्लास 11 टर्म 2 का आपका मॉडल पेपर आज जारी हो चुका है और आज हम करने वाले हैं फिजिक्स क्लास 12 का मॉडल सेट नंबर 1 का डिटेल सॉल्यूशन क्लास 11 के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा मॉडल सेट 2 है, यानी कि हमारा जो टर्म 2 का जो मॉडल सेट नंबर 1 है, इसमें जो टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं वो टोटल क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें आपको 1 मार्क्स के भी आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन 1 से लेकर 7 तक है, जो कि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक है वो आपके शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, जिसमें भी आपको सिर्फ कोई 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स नहीं 3 मार्क्स मिलते हैं ना, गलत करना है, यहाँ पे 3 मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन 15 से लेकर 19 तक आपके ये लॉन्ग टर्म के क्वेश्चन है, जिसमें से टोटल 5 में से आपको कोई भी 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, यानी एनी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 मार्क्स। ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन है, हर पेपर में यही चीज होने वाला है, तो एक बार इसको ध्यान से देख लें। स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर चूज करना है। पहला क्वेश्चन है कि स्टेट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का उल्लेख कीजिए। यानी इसको आपको सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है क्या होता है। तो कहता है इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ऑल अदर पार्टिकल विथ ए फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब कि कह रहा है कि पूरे इस यूनिवर्स में जो भी 2 पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को, हर पार्टिकल एक दूसरे को जिसके अंदर मास है वो अपने को एक दूसरे को एक फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, तो ये जो फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के मास के मल्टीप्लिकेशन के, मतलब प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फोर्स जो आपका है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऐसा लिख सकते हो। आपको बस यहाँ स्टेटमेंट पूछा गया है तो आप सिर्फ स्टेटमेंट से भी काम चला लेंगे, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये हमारा फोर्स है, यानी एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन था, इतना ही लिखना है। बात करते हैं क्वेश्चन 2 की। कह रहा है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो बताओ यहाँ पर स्मॉल जी और कैपिटल जी क्या है। तो आपका क्वेश्चन किस चैप्टर का है, ग्रेविटेशन चैप्टर का है। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या डिफरेंस है, तो स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। याद रखना, जो आपका स्मॉल जी होता है वो क्या होता है, वो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जबकि कैपिटल जी है वो आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यानी जो स्मॉल जी है वो ग्रेविटी का है, यानी अर्थ का जो ग्रेविटी है उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसमें जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जो आपका कैपिटल जी होता है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये दोनों में डिफरेंस है, बस इतना ही लिखना है आपको 1 मार्क्स में। क्वेश्चन थर्ड करा राइट द टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, तो स्ट्रेस आपके रोज 3 टाइप के होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। तो बस इतना ही लिखना है, कितने टाइप के हैं स्ट्रेस है उसके बारे में आपको लिखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वाई रेन ड्रॉप आर स्फेरिकल इन शेप, यानी जो वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार ही क्यों होता है। तो क्यों होता है, बस रीजन लिखना है क्यों। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का सरफेस है उस पर एक टेंशन लगता है, यानी एक फोर्स पर लेंथ एक्ट करता है जो चाहता है अपने शेप को मिनिमाइज करना, और जो मिनिमाइज शेप होता है वो सिर्फ एक आपका स्फीयर का ही होता है, यानी स्फीयर का जो सरफेस होता है वो सबसे कम होता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर स्टेटमेंट लिखना था। तो क्यों होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, है ना, वाटर के सरफेस टेंशन के कारण। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडिबैटिक प्रोसेस। अब आइसोथर्मल और एडिबैटिक प्रोसेस में आपके अंतर क्या है, यानी समतापीय और रुद्धोष्म प्रक्रिया में अंतर क्या है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर कोई प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जबकि दैट मींस वेयर एज, जबकि इन एडिबैटिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट, है ना, जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं या फिर जो आप उसमें से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं या सप्लाई कर रहे हैं वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। तो बस इतना ही आपको लिखना है 1 मार्क्स में। आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, एडिबैटिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन व्हिच इज नॉट ऑसिलेटरी। जो कि ऑसिलेटरी नहीं होता है, मतलब उसका एक फिक्स टाइम पे अपना वो एक पाथ को, तो यानी एक उसका टाइम पीरियड तो फिक्स है, यानी एक फिक्स इंटरवल
के बाद अपने आप के प्रोसेस को रिपीट करता है, लेकिन वो ऑसिलेट नहीं करता है। ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है? ऑसिलेट करते हैं किसी एक पॉइंट के अबाउट आगे पीछे घूमने को बोलते हैं हम ऑसिलेशन। तो ये होता है ऑसिलेशन, जो कि आपका करता है सिंपल पेंडुलम। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि एक पीरियोडिक मोशन है जो कि ऑसिलेटर नहीं है। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जो अर्थ है, जो सन के चारों घूमता है, वो कैसा मोशन है? वो एक कैसा मोशन है? आपका पीरियोडिक मोशन तो है, यानी एक 365 दिन में अपना एक राउंड पूरा तो करता है, लेकिन ये सन के आगे पीछे वो ऑसिलेट नहीं करता है, उसके बल्कि उसके चारों ओर घूमता है। क्या करता है? उसके चारों ओर घूमता है। तो ये एक आपका नॉन ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल है, यानी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। बस इतना ही लिखना है, ठीक है। डायग्राम बनाने की कुछ जरूरत नहीं है। कह रहा है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव मोशन। ट्रांसवर्स वेव मोशन क्या होता है? यानी अनुप्रस्थ तरंग गति को परिभाषित कीजिए। तो कहता है इन ट्रांसवर्स मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम, है ना। इन ट्रांसवर्स वेव में जो किसी मीडियम के पार्टिकल का मोशन होता है, यानी किसी मीडियम के पार्टिकल का मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है? वो इज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। यानी उसके मीडियम के जो पार्टिकल है उनका जो मोशन होता है, उसका जो डायरेक्शन होता है, वो वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है, मतलब राइट एंगल पर होता है। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है? देखो कैसे। ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, है ना। ये होता है हमारा ट्रांसवर्स वेव, ठीक। तो वेव क्या चलता है? ये होता है वेव का डायरेक्शन, ना। वेव इधर चल रहा है, वेव डायरेक्शन, ठीक। आपसे सिर्फ डिफाइन ही करने गया था। तो वेव डायरेक्शन ये होता है जबकि इसके पार्टिकल कैसे ऑसिलेट करते हैं? इसके पार्टिकल इस पॉइंट के अबाउट आगे पीछे ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऑसिलेट करते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। यानी पार्टिकल का जो ऑसिलेशन है वो क्या हो रहा है? वो आपका ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक। जबकि वेव चल कहाँ रहा है? क्योंकि वेव चल रहा है आगे, है ना। वेव चला आगे, जबकि पार्टिकल का मोशन इस डायरेक्शन में होता है, अप डाउन अप डाउन। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? देखो, तो इन दोनों के बीच में एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है डिफाइन ट्रांसवर्स वेव ऑफ मोशन। तो आपको बस डिफाइन कर देना है यहाँ से, ठीक है। अच्छे से नोट्स बनाकर अभी से लिखना शुरू करो, ताकि आपका एग्जाम आने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से आंसर लिख सको। और बार बार मैं कहता हूँ कि मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन आने वाला है, मॉडल पेपर से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसलिए 3 मॉडल पेपर का सोल्यूशन अच्छे से कर लो, जो मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है। क्लास 12 के स्टूडेंट ने भी ऐसा ही सारा प्रिपरेशन किया है और उनके एग्जाम बहुत ही अच्छे गए हैं, बहुत लोगों के बहुत से अच्छे एग्जाम गए हैं। बात करते हैं, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी की बात करते हैं। इसमें से आपको कोई भी 7 में से कोई भी आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, यानी कोई 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कितने में से? 7 में से। और हर क्वेश्चन के लिए आपको कितने मिलेंगे? 3 मार्क्स। तो फर्स्ट पार्ट कर रहा है, ए पार्ट कर रहा है, राइट एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन लिखना है, m1 और m2 मास है जिसके बीच डिस्टेंस r है। और बी पार्ट कर रहा है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ए पार्ट कहते हैं, तो ए पार्ट होगा जो इसका एक्सप्रेशन से पूछा गया है, वो हो जाएगा F इक्वल टू जी m1 m2 बाई r स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और अब आपसे पूछा गया है बी पार्ट पूछा गया है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा जो मैंने अपलोड किया चैनल पर, पूरा मैंने ग्रेविटेशनल चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पर भी जाके आप पूरा नोट्स को अपना रिवाइज कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को अभी भी चाहो तो आप रिवाइज कर सकते हैं। 2 लेक्चर में पूरा ग्रेविटेशनल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। तो क्या राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के 2 गुण के बारे में बता दिए, ठीक है। विशेषताएं लिखिए। तो मैंने यहाँ पर 3 गुण बताए हैं। पहला बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, यानी 2 मास हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे, है ना, रिपेल नहीं करेंगे, हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर में होता है। ये तो पहला पॉइंट हो गया, पहला इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। दैट मीन्स ये जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमेशा एक्शन और रिएक्शन पेयर में होता है। मतलब एक मास दूसरे मास को खींचेगा तो दूसरा मास भी पहले मास को अपनी ओर खींचेगा, इसे ही बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। और यही होता है न्यूटन का थर्ड लॉ, है ना। फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। और मैंने एक पॉइंट और लिख दिया यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, चाहे उसे भी आ सकते हो, कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू मासेस। यानी आपका जो 2 मास रखा हुआ है m1 और m2 ना, लेट सपोज मान लो आपका एक मास रखा हुआ है m1 और दूसरा मास रखा हुआ है m2, इनके बीच का डिस्टेंस कितना गिवन था? वो हमें गिवन r था, ठीक। तो कह रहा है ये दोनों मास के बीच अगर मास m1 और m2 रहे और इनके बीच का डिस्टेंस r ही रहे,
अब इसको हवा में रखो, चाहे पानी में ले जाओ, चाहे कहीं भी ले जाओ, ये कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि ये दोनों मास कहाँ रखे हुए हैं। अगर मास सेम है और डिस्टेंस भी सेम है तो इनका फोर्स भी हमेशा सेम होगा, और वो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है कि ये दोनों मासेस कहाँ पर रखे हुए हैं, फोर्स हमेशा यही होगा। ये 3 पॉइंट हो गए। बात करते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की। तो थोड़ा नोट्स को आप लिखते चलेंगे वीडियो को पॉज करके, तो आपके लिए भी ज्यादा अच्छा होगा। और लिख कर प्रैक्टिस करना, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ही आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, या फिर आप एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि आपके लिखने की हैबिट खत्म हो चुकी है। ये बात देख सकना है। तो जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं, जो नए फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो एक बार वीडियो को जरूर एंड तक देखो और अच्छे देखो। बहुत ही डिटेल्स मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बताया है, और एकदम कॉन्साइज आंसर बताया, यानी पॉइंट टू पॉइंट आंसर जो आपको लिखना होता है, यानी जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ड्रॉ स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स यहाँ पे डिसाइडेड है। और फिर दिखा रहा है बी पार्ट में कह रहा है मार्क क्लियरली यील्ड पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। आपको यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट को भी दिखाना है। ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये होता है ग्राफ आपका, ड्रॉ वर्सेस स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ। ठीक है, तो ये आपका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट में। बी पार्ट में कहा है आपसे कि इसके यील्ड पॉइंट को दिखाओ, यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट को। तो देखो यहां पर जो बी पॉइंट आएगा, है ना, ये जो बी पॉइंट आएगा इसे बोलते हैं हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं, है ना, इस बी को। तो ग्राफ याद रखना और पॉइंट को भी अच्छे से डिनोट करना, इसे बोलते हैं यील्ड पॉइंट। और जो आपका पॉइंट ई है इसे बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट बोलते हैं, या फिर इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस ई पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट, या इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। यानी इस पॉइंट पे आने के बाद कोई भी वायर रबर जो होगा वो टूट जाता है, मतलब वो ब्रेक कर जाता है, इसे बोलते हैं हम फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये आपको ग्राफ बनाना है और आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से यहाँ पर शो करने हैं, यील्ड पॉइंट और फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट। बात समझ आ गई अच्छे तरीके से। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अब 10 की। कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना लगता है, उसका क्या करना है आपको, यहाँ पर उसका डेरिवेशन करना है। तो देखो छोटा सा डेरिवेशन है, अच्छे से याद रखो। लेट सपोज कि हमारा ये एक लिक्विड ड्रॉप था जिसका रेडियस कितना था, रेडियस आर है, और इनसाइड का प्रेशर पी आई है। ठीक, अब अंदर का प्रेशर ज्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है। तो ऑब्वियस बात है, अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, तो अंदर का प्रेशर बाहर की ओर फैलेगा, है ना, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है। तो लेट सपोज इसका रेडियस बढ़ के कितना हो गया, डी आर हो गया, यानी डी आर रेडियस उसका बढ़ गया, और बाहर का प्रेशर कितना है, पी नॉट है। ठीक है, तो लेट ए ड्रॉप ऑफ रेडियस आर हैविंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, स्टेटमेंट के साथ आपको लिखना है ऐसे, है ना, P1 और P2, P1 एंड PI एंड P नॉट क्या है, आपका इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर है। सो द एक्सेस प्रेशर, तो कितना ज्यादा प्रेशर, अंदर ज्यादा है, तो क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो एक्सेस प्रेशर का हो जाएगा PI माइनस P नॉट, मतलब ये प्रेशर का डिफरेंस है। और इनसाइड का प्रेशर ज्यादा था, इसलिए हमने क्या किया, PI माइनस P नॉट। ठीक, अब कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉप इज चेंज फ्रॉम आर टू आर प्लस डी आर। मैंने क्या कहा कि इसका रेडियस बढ़ गया, कितना बढ़ गया, पहले आर था अब आर प्लस डी आर हो गया, है ना। अब टोटल इसका रेडियस कितना हो गया है, आर प्लस डी आर। तो वर्कडन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्कडन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स में पता होता है प्रेशर इंटू एरिया होता है फोर्स का फॉर्मूला। प्रेशर कितना, तो एक्सेस प्रेशर ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर ही तो है जो बाहर की ओर एक्ट कर रहा है, नेट प्रेशर एक्सेस। तो पी एक्सेस इंटू ए, ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा हमारा एरिया, यानी सरफेस एरिया ऑफ इस स्फीयर का सरफेस एरिया जिसका रेडियस आर है, इंटू डी आर, है ना, डी आर मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स हो गया पी इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया हो गया हमारा फोर्स, और डी आर हो गया डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जिधर प्रेशर लग रहा है, जिधर एक्सेस प्रेशर जा रहा है हमारा, उधर ही इंक्रीमेंट भी हो रहा है इसके रेडियस में, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। इसलिए एफ डॉट डी आर बन जाएगा सिंपल एफ डी आर, और एफ की जगह हमने लिख लिया पी इंटू ए इंटू डी आर। अब पी एक्सेस हो गया। अब बताओ स्फीयर का, एक स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है हमारा एरिया का फॉर्मूला, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, अब जब इसका रेडियस डी आर हो गया है तो इसका एरिया कितना बढ़ गया, सरफेस एरिया कितना बढ़ गया। तो फॉर्मूला मैंने कहा फिर से क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो पहले 4 पाई, अब रेडियस हो गया आर प्लस डी आर, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा नया एरिया, माइनस पहले एरिया कितना था, 4 पाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे और डी आर स्क्वायर वाले टर्म को हम निगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 पाई आर डी आर। ठीक है, यह रखना है, इसमें से हम डी आर स्क्वायर वाले टर्म को हम निगलेक्ट करेंगे, कुछ टर्म कैंसिल आउट होंगे, इसको सॉल्व करना कितना आ जाएगा, 8 पाई आर डी आर आता है। ये हो जाता है हमारा चेंज इन सरफेस एरिया।
तो बाय डेफिनेशन ऑफ सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ना, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय एरिया, है ना। तो वर्क क्या था, वर्क डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। तो ये होता है हमारा सरफेस टेंशन, है ना, टी सरफेस टेंशन को कहता है वर्क डन डिवाइड बाय एरिया। तो वर्क डन हमारा कितना आ गया, वर्क डन क्या फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स हो गया, है ना, ये हमारा वर्क डन था, वर्क डन हो गया 4πr² पी एक्सेस इंटू डी आर, जो कि हम लिखे थे कहाँ, इक्वेशन नंबर 1 से। और इक्वेशन नंबर 2 से हमने क्या कैलकुलेट किया है, इसका चेंज इन एरिया, सरफेस एरिया, जो क्या था 8πr dr। यहाँ से डी आर का टर्म कैंसिल होगा, पाई से पाई का टर्म जाएगा, 4 से जाएगा 8 2 टाइम्स में, ठीक है। और एक आर से एक आर मरेगा, क्या बन जाएगा, पी एक्सेस इज इक्वल टू 2t अपॉन स्मॉल आर, ठीक है। और पी एक्सेस को हमने क्या एज्यूम किया था, पी एक्सेस को हमने एज्यूम किया था पी आई माइनस पी नॉट। तो पी एक्सेस इक्वल टू हो जाएगा पी आई माइनस पी नॉट अपॉन इज इक्वल टू 2t अपॉन आर। ये हो जाता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो ये आपको डेरिवेशन करना होगा, आई थिंक आपको डेरिवेशन ये आता भी होगा। तो ये होता है एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप का डेरिवेशन। तो वीडियो को पॉज करके अच्छे से देखो, समझो और इसको लिखो, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, फिर से सुनो मैंने क्या क्या बोला है, उसको अच्छे से लिखो। बात करते हैं क्वेश्चन 11 की, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, बी पार्ट करा राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखना है क्या होता है। और सी पार्ट करा है व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए सेकंड पेंडुलम, ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं हम ए पार्ट, व्हाट इज सिंपल पेंडुलम। तो कहता है इफ ए हैवी मास इज सस्पेंडेड बाय ए वेटलेस inextensible and perfectly flexible string from a rigid support, then this arrangement is called a simple pendulum, ठीक है। तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि ए हेवी मास, जब एक हेवी मास को आप क्या कहते हैं, लटकाते हैं किससे, एक वेटलेस इनएक्सटेंसिबल, मतलब ऐसा रस्सी जो खींचे ना, है ना, जो एलोंगेट ना हो पाए, और जो कि परफेक्टली फ्लेक्सिबल हो स्ट्रिंग से। जब आप इसको किसी हेवी मास को ऐसे रस्सी से लटकाते हैं और जो रस्सी का एक पार्ट होगा किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स होगा, तो इस टाइप का एलिमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो क्या हो गया, एक रिजिड सपोर्ट से हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया, ये क्या हमारा, ये हमारा स्ट्रिंग हो गया, ठीक। और इसके नीचे जब आप एक हेवी मास ऐसे लगाते हो, है ना, एक मास लगा देते हो, तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। तो हो गया आपका सिंपल पेंडुलम, ये हो गया पार्ट ए। बात करते हैं अब हम पार्ट बी की, कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर स्ट्रिंग की लेंथ एल है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। एल बाई जी, जहां पर एल होता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये होता है आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक। अब बात करते हैं पार्ट सी की। तो आपको बस ये एक्सप्रेशन लिखना था टी इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। पार्ट सी पूछा व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। तो सेकंड पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम एक ऐसा पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है, 2 सेकंड होता है। तो याद रखना है कि सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है, और सेकंड पेंडुलम जो होता है उसकी जो लेंथ होती है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, यानी इफेक्टिव लेंथ, है ना, इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम कितना है होता है, वो आपका 1 मीटर होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका टाइम पीरियड क्या होता है, तो इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड का होता है, यानी 2 सेकंड में वो एक 1 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। हमसे पूछा गया था सिर्फ इसका इफेक्टिव लेंथ के बारे में, तो इफेक्टिव लेंथ होता है 1 मीटर, याद रखना है किसका, सेकंड पेंडुलम का, सेकंड पेंडुलम का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, बात करते हैं ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का आपका क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का एक्सप्रेशन प्रूफ करो, है ना। आपको एक्सप्रेशन लिखना है, यानी इसको प्रूफ करना है। ये भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको लॉन्ग टर्म में लिखना पड़ेगा। देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, लेट म्यू मोल्स, है ना, क्या हमने एज्यूम करते हैं कि एक म्यू मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस इनक्लोज इन ए सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर लो और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर म्यू मोल है, किसी आइडियल गैस का कितना मोल लिया हमने, म्यू मोल लिया है, और कितने टेम्परेचर पे, उसमें टेम्परेचर कितना है, टी है, जिसको हमने फिट किया है विथ ए फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, यानी एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से उसे हमने फिक्स किया हुआ है। लेट्स सपोज कि ऐसा कि एक मेरे पास कंटेनर है ना, इस कंटेनर में एक पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारा पिस्टन हो गया, और इसके अंदर म्यू मोल्स ऑफ एक आइडियल गैस है जिसका टेम्परेचर अंदर कितना है, टी है, ठीक। अब कह रहा है कि सपोज द गैस अंडर गोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन, कह रहा है अब ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये पिस्टन धीरे धीरे हमारा ऊपर उठ रहा है ना। तो ये पिस्टन हमारा अभी यहाँ पर इस पोजिशन पे था, और अब धीरे धीरे उठकर ये कहाँ पहुंच गया, पिस्टन ऊपर चला गया, है ना। ये पिस्टन कहाँ था, पहले नीचे था, अब थोड़ा सा ऊपर उठ गया, ऊपर उठकर यहाँ आ गया। अब ऐसा चेंज होगा, अब कैसा कह रहा है, इसे हम
एक्सपैंड कर रहे हैं, और कैसे एक्सपैंड कर रहे हैं, आइसोथर्मल, सच दैट कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी टेम्परेचर चेंज ना हो, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ठीक, अब क्या करते हैं, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो क्या चेंज करेगा, इसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करेगा। तो लेट सपोज द गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम इनिशियल स्टेट P1 B1 टू फाइनल स्टेट P2 B2। मतलब इसका जो प्रेशर था पहले P1 B1 था, है ना, पहले प्रेशर P1 था और वॉल्यूम V1 था, अब प्रेशर जो हो गया वो P2 हो गया और वॉल्यूम भी बढ़कर V2 हो गया। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, यानी पी डेल्टा वी, कहां से कहां, वॉल्यूम कब कहां से कहां तक, पहले वॉल्यूम था इनिशियल V1 और फाइनल वॉल्यूम हो गया V2। और सिंस हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन से क्या होता है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स। तो कभी कभी आपको देखने को मिलेगा पीवी इक्वल टू एन आर टी, मैंने यहाँ म्यू लिखा हुआ है। तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी, तो पी को लिख सकते हैं, देखो पी हो जाएगा म्यू आर टी अपन वी। अब इस वाले एक्सप्रेशन को यहाँ पर पी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो हो जाएगा देयरफॉर डब्ल्यू यानी वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 म्यू आर टी अपन वी इंटू डीवी। अब म्यू आर टी आपका कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, और गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी एक कांस्टेंट है, जिसको हमने बाहर कर दिया, आ जाएगा इंटीग्रेशन V1 टू V2 डीवी अपन वी। तो म्यू आर टी और डीवी अपन वी का इंटीग्रेशन होता है लॉग ई वी, है ना, लाइन लॉग वी होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। रख के सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन की वैल्यू को पुट करो, पहले अपर लिमिट रखो तो हो जाएगा लॉग ई वी टू माइनस लॉग ई वी वन। इसको आप लिख सकते हो म्यू आर टी लॉग ई वी टू बाई वी वन, है ना। लॉग का फॉर्मूला याद होगा आपका, क्या लिखते हैं, क्या होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, है ना। इसका इससे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं लॉग ए बाई बी। तो वही मैंने यहाँ लिखा है लॉग वी वन माइनस लॉग वी टू, लॉग वी टू माइनस लॉग वी वन को हमने क्या लिखा है लॉग वी टू बाई वी वन। और सिंस लॉग, है ना, लॉग, और हमें पता है कि लॉग बेस अगर ई हो तो इसकी वैल्यू होती है 2.303 लॉग बेस 10। तो ये हमने यहाँ पर फॉर्मूला रख दिया है और इसको हमने प्रेशर के फॉर्म में लिख लिया है। तो प्रेशर में उल्टा हो जाएगा ना, प्रेशर में हो जाएगा P1 बाई P2, और वॉल्यूम में होगा, अगर वॉल्यूम में टर्म लिखा जाए तो ये हो जाएगा म्यू आर टी लॉग V2 बाई V1। तो ये दोनों आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा वर्क डन का इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, ये आपको लिखना है, अगर आता है तो कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन को आप स्किप करके कोई भी अदर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। वैसे आपको हम इतना एक्सपेक्ट करेंगे कि क्लास 9th में आपको ये सब आना चाहिए, नहीं आता है तो एक बार देख लो, समझ लो, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स है समझ लो, और यही आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन 13 आता है डिफाइन द टर्म, है ना, आपको कुछ टर्म को डिफाइन करना है, ये भी आपको हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। पहला आपको डिफाइन करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी किसी भी सब्सटेंस का जिसका मास 1 kg हो और उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जितना हीट रिक्वायरमेंट होता है, जितनी उष्मा चाहिए, उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। यानी अगर मेरे पास 1 kg का वाटर है और 1 kg का वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, जैसे 28 से 29 करना है, तो हमें इसे हीट करना पड़ेगा। तो जो हम जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 kg वाटर को जितनी हीट देते हैं हम उसे ही कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, बात समझ आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बी पार्ट बोलते हैं, बी पार्ट में कह रहा है डिफाइंड लेटेंट हीट कैपेसिटी। अब लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो लेटेंट हीट कैपेसिटी क्या होती है कि एनर्जी एब्जॉर्ब और लीज, है ना, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या लीज करना बाय ए सब्सटेंस ड्यूरिंग ए चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट और फेज दैट अकर्स विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, है ना। जैसे अगर कोई सब्सटेंस अपने फेज को चेंज कर रहा है, जैसे मान लो एक आइस है, आइस जब मेल्ट होकर क्या बनेगा, वाटर, मतलब क्या हो रहा है वहां पर उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, अब वो सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। तो जब ऐसा होता है, जब अपने फिजिकल स्टेट को चेंज करे, उस केस में क्या होता है, अब आइस तो अपने आप पिघलेगा नहीं, उसे हीट हीट देना पड़ेगा। हीट देना मतलब वो हीट कुछ एब्जॉर्ब करेगा। तो जब हीट वो इतना हीट एब्जॉर्ब करे कि वो आइस से वाटर बन जाए विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, है ना, और जब वो आइस से वाटर बनता है उसमें उसका उस समय उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और वो टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो एक आइस को, यानी, है ना, एक आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और कितनी हीट 1 kg, है ना, तो 1 kg
आइस को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी ताकि वो आइस से वाटर बन जाए, उस हीट को बोलेंगे हम लेटेंट हीट कैपेसिटी। ऐसा ही क्या होगा, जब आप वाटर को बहुत हीट दोगे तो वो वेपर बनेगा। तो 1 केजी वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे भी हम बोलते हैं लेटेंट हीट कैपेसिटी। ठीक है, बात करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या रहा है, राइट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ना। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, मतलब दो बॉडी जो कि अलग अलग टेम्परेचर पे रखो हो और उसको मिक्स किया जाए, मतलब एक गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स करो, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, तो क्या होगा, जो गर्म पानी है वो अपना हीट को ट्रांसफर करेगा किसमें, कोल्ड वाटर में, है ना। वो अपना हीट को ट्रांसफर करेगा, और कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक ये दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाए। तो हीट का ट्रांसफर कहां से कहां होगा, हॉट वाटर से कोल्ड वाटर में, दैट मीन्स हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी में। यानी ऐसा बॉडी जिसका जो ज्यादा हॉट है, मतलब उसका टेम्परेचर ज्यादा है, या ऐसे भी कर सकते हैं कि ये हॉटर बॉडी से, यानी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे हीट का फ्लो होता है, और तब तक होता है जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो जितना हीट हॉट वाटर सप्लाई करेगा उतना ही हीट कोल्ड वाटर यानी कोल्ड बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। इसे ये बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। यानी व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्स, दो अलग टेम्परेचर वाले बॉडी को जब मिक्स करते हैं तो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो जो बॉडी हीट कहां से कहां ट्रांसफर होगा, तो हीट विल बी ट्रांसफर होगा फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, यानी बॉडी जो हायर टेम्परेचर पर है वहां से हीट का ट्रांसफर होगा। कहां पर ट्रांसफर होगा, टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, तो ट्रांसफर होगा लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी में। टिल कब तक, जब तक कि बोथ एक्वायर द सेम टेम्परेचर, जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। ठीक है, तो कह सकते हैं द बॉडी एट हायर टेम्परेचर लीच द हीट वाइल द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर एब्जॉर्ब द हीट। यानी जो हाई टेम्परेचर पे है वो हीट को लीच करेगा, और जो लो टेम्परेचर पे है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, सच दैट हीट एब्जॉर्ब जितना होगा उतना ही हीट लीच होगा ना। इसे ही बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यह चीज आपको डिफरेंशियल लिखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की। कह रहा है ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव ऑन ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब, है ना, एक वेव आपको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपको एक वेव का इक्वेशन लिखा गया है, वाई एक्स टी इक्वल टू, ये वेव का इक्वेशन है 3 sin 36t 0.018x प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना है व्हाट इज, इसका एम्पलीट्यूड कितना है इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, और इस वेव का इनिशियल फेज एट ओरिजिन पर कितना है। तो सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वेव का वो क्या होता है, वाई एक्स टी इज इक्वल टू होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव ना, ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो यहां से अगर आप देखोगे थोड़ा कंपेयर करो तो देखोगे कि हमसे पूछा सबसे पहले एम्पलीट्यूड, ये ए को बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना है ना, इक्वेशन गिवन है हमें, वहां से थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाओ कि यहाँ पर एम्पलीट्यूड ए है कितना। तो एम्पलीट्यूड ए हो जाएगा एक आंसर कि यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड ए है उसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, और 3 ये मीटर में ना, सॉरी सी किसमें है, सेंटीमीटर में, लिखोगे 3 क्या है, 3 सेंटीमीटर। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख गया 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा यहाँ पर ए था। ठीक है, बी पार्ट कहता है व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ पर दिखेगा कि आपको ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 36 गिवन है ना। देखना ओमेगा की जो वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू है वो यहाँ पर कितना है, वो यहाँ पर आपको 36 गिवन है। तो ओमेगा की वैल्यू 36 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ इक्वल टू 36। आपसे पूछा फ्रीक्वेंसी एफ के बारे में, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 36 बाई 2 पाई, है ना। 2 से कैंसिल हो जाएगा ये 18 टाइम्स में। तो फ्रीक्वेंसी को आप सिंपली ऐसा भी लिख सकते हो 18 बाई पाई, है ना। और इसका आपको जो लिखना है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 18 बाई पाई हर्ट्ज, हो जाएगा आपका बी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है व्हाट इज इनिशियल फेज एट ओरिजिन। तो इनिशियल फेज क्या होता है, इस फाई को अगर कोई टर्म है यहाँ पर, इसे बोलते हैं हम लोग इनिशियल फेज एट ओरिजिन। ये क्या आपका, ये इनिशियल फेज है। तो यहाँ पे इनिशियल फेज कितना है, तो यहाँ देखोगे आपका जो इनिशियल फेज है वो फाई इनिशियल फेज वो कितना है, वो आपका पाई बाई 4 गिवन है ना, एक एंगल होता है पाई बाई 4। तो ये आपको 3 चीज पूछा गया था, 3 चीज आपको इक्वेशन का पता है, तो इक्वेशन से आप सब कुछ यहाँ से लिख सकते हो। कुछ चीजें आप बताते हैं आपको, ये के होता है, के को आप बोलते हैं वेव नंबर या वेव कांस्टेंट भी बोलते हैं, है ना, वेव नंबर या वेव कांस्टेंट भी आपको बोलते हैं इसे। तो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 15 की। कह रहा है राइट रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब आपको सारे रिलेशन लिखने हैं,
है ना। अब यहाँ आपका शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से आपका शुरू होता है 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, है ना, यहाँ से आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। आपका राइट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड के बीच का आपको रिलेशन लिखना है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1/t, ठीक है, ए पार्ट हो गया पहला पार्ट। बी पार्ट पूछा है तरंग दैर्ध्य और प्रसार कांस्टेंट यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट और वेवलेंथ में रिलेशन क्या होता है, यानी प्रोपगेशन कांस्टेंट हम बोलते हैं के को, और के का फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के टर्म में 2k = 2π/λ, ना। तो ये प्रोपगेशन कांस्टेंट के और वेवलेंथ लैम्डा में रिलेशन हो गया आपका, ठीक है। थर्ड आता है हमारा वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव वेलोसिटी के बीच में रिलेशन, यानी तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और तरंग वेव के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सी पार्ट का आंसर हो जाएगा, यानी वेव वेलोसिटी डब्ल्यू वी डब्ल्यू वेव वेलोसिटी इक्वल टू होता है आपका ω/k, जहां ओमेगा होता है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के होता है आपका, ठीक है। अब हमसे पूछा गया वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में, तो ω/k नहीं करेंगे, यहाँ पर लिख सकते चाहे तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू सिंपल आप लिख सकते हो f × लैम्डा ना, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन विथ वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी इक्वल टू हो जाता है फ्रीक्वेंसी × लैम्डा। डी पार्ट पूछा है कोणीय वेग और आवृत्ति में, है ना, कोणीय आवृत्ति और आवृत्ति में। तो ओमेगा होता है कोणीय आवेग, है ना, ये बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इक्वल टू होता है 2πf, f को बोलते हैं सिंपल आवृत्ति। तो रिलेशन ओमेगा इक्वल टू 2πf। और ई पार्ट पूछा है आपसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, प्रोपगेशन कांस्टेंट एंड वेव वेलोसिटी में फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है। तो वेव वेलोसिटी का v ओमेगा। अब आपसे पूछा गया यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और प्रोपगेशन कांस्टेंट रिलेशन। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है आपका ओमेगा और वेव कांस्टेंट होता है k। तो v यानी वेव वेलोसिटी इक्वल टू होता है ω/k, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 सारा का सारा आंसर, यानी ये आपके सारे रिलेशनशिप हो गए सभी के बीच में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। लिख रहा है स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम, है ना, बर्नौलीज थ्योरम को स्टेट करो और प्रूफ करो। और फिर क्या राइट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, है ना, फिर आपको बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करके क्या करना है, आपको इसका एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी इसका आप इसको एक एग्जाम्पल बताओ कि बर्नौलीज थ्योरम का यूज आप कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब तो सबसे पहली बात है कि बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड, है ना, यानी कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम इन केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड ना, यानी एक ऐसा लिक्विड जो इनकम्प्रेसिबल हो, जिसको आप कंप्रेस कर सकते हो, और वो नॉन विस्कस हो, मतलब उसमें विस्कस फोर्स नहीं लगता हो, एकदम स्मूथ हो। जब वो एक ट्यूब से क्रॉस करता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब पाइप जो है उसका एरिया फिक्स नहीं है, वो कहीं पाइप पतला है, कहीं नैरो है, कहीं पर वो पाइप वाइड है, मतलब चौड़ा है। तो कहता है जब सम ऑफ, है ना, जब ऐसे पाइप से फाइनली वाटर फ्लो कर रहा हो, यानी ऐसा लिक्विड फ्लो कर रहा हो, तो उस केस में सम ऑफ प्रेशर, पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट एवरी पॉइंट इन द ट्यूब। तो अगर इस केस में जो टोटल एनर्जी होती है, कौन कौन सी एनर्जी होगी, प्रेशर होगा प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये सभी सब क्या होते हैं, ये सभी के सभी क्या होते हैं, यहाँ पर ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, यानी इन सभी का सम कांस्टेंट होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमें कहा जाता है कि, है ना, यानी कुछ ऐसा ना, एक ऐसा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन फिक्स नहीं, यानी यहाँ पर पाइप पहले क्या पतला है और ऊपर का पाइप चौड़ा हो गया, ठीक है। नीचे का प्रेशर P1 है, नीचे का एरिया पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, और ये H1 हाइट पर रखा हुआ है। यहाँ से जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसकी वॉल्यूम V1 है। दूसरे एंड की बात करते हैं तो दूसरे एंड का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, यहाँ का प्रेशर P2 हो गया, यहाँ से जो लिक्विड आ रहा है वो V2 वेलोसिटी से आ रहा है, और ये पाइप अर्थ से H2 हाइट ऊपर रखा हुआ है। ऐसे केस में कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम सम ऑफ प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को लिखते हैं हाफ रो v स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ना, ये सेकंड हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ रो v स्क्वायर, और थर्ड हो जाएगा रो जी एच हो जाएगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है ना, यानी प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होता है, सभी का सभी कांस्टेंट होता है। अब कह रहा है इसको प्रूफ भी कीजिए ना, 3 मार्क्स में पूछा गया, इसको प्रूफ भी करना है। तो डायग्राम एक बार बनाना है, डायग्राम 2 बार नहीं बनाना है। अब इसको हम प्रूफ करते कैसे,
तो मान लो ये हमारे पास मैंने फिर से वही डायग्राम बनाया है आपको समझाने के लिए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे कि मान लो यहाँ से है ना, यहाँ का लिक्विड कितना चला, x1 चला आगे। ठीक, यहाँ से लिक्विड थोड़ा सा आगे कंप्रेस हुआ, तो ऊपर में भी लिक्विड कुछ थोड़ा सा कंप्रेस हो गया होगा, कितना चला गया x2। तो वर्क डन कितना, यानी अगर वाटर तो अपने आप ऊपर गया नहीं है, यानी हमने कुछ वर्क किया होगा, यानी नीचे वाले ने प्रेशर ज्यादा फोर्स लगाया होगा तभी वो ऊपर गया है, यानी यहाँ पर वर्क हुआ है तभी तो ऊपर गया, वो ऊपर शिफ्ट हुआ लिक्विड। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ पर फोर्स लग रहा है वो हो जाएगा आपका प्रेशर इंटू एरिया। तो यहाँ का प्रेशर है P1 नीचे फर्स्ट वाले पोर्ट का, एरिया है A1, और ये हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पर x1। ठीक, माइनस ये नेटवर्क, यहाँ तो वर्क नीचे गया, माइनस कर लेंगे तो हमारा जगह ऊपर कितना प्रेशर P2, यहाँ का एरिया A2, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x2। ठीक, अब इतना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो टी टाइम में हुआ, यानी टी टाइम में लिक्विड थोड़ा x1 आगे चला, तो उतने ही टी टाइम में x2 लिक्विड ऊपर चला। तो यहाँ से आप लिख सकते हो P1 A1, x1 हमारा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो नीचे वाले का वेलोसिटी है v1 और ये कितने टाइम में, t टाइम में, माइनस ऊपर का प्रेशर P2, एरिया A2, और ऊपर का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा इस वेलोसिटी इनटू टाइम, ऊपर का वेलोसिटी v2 और कितने टाइम में, t टाइम में। ठीक, अब यहां से लिख सकते हैं P1 माइनस P2। ठीक है, सिंस यहाँ पे जो A1 ना, जो A1 V1 हो जाएगा। ठीक है, जो A1 V1 है वो क्या है, वो आपका चेंज इन वॉल्यूम है। ठीक है, यानी ये जो आप बता रहे हो ना, ये पूरा A1 V1 T और A2 V2 T, ये क्या है, ये आपका पूरा चेंज इन वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, यानी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो हो जाएगा P डेल्टा V। तो वर्क का फॉर्मूला हो जाएगा P1 P2 इंटू डेल्टा V, यानी चेंज इन वॉल्यूम, है ना। यानी वो वॉल्यूम जो यहाँ से थोड़ा आगे खसका है ना, कितना वॉल्यूम खसका है, डेल्टा वी, है ना। यही वॉल्यूम यहाँ पर ऊपर भी खसक गया है, कितना, डेल्टा वी वॉल्यूम खसक गया ऊपर आगे, यही होता है हमारा डेल्टा वी। ठीक, अब काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा डेल्टा के, वो इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रो, है ना, हाफ रो डेल्टा वी। देखो मास का फॉर्मूला क्या आता है, एम इक्वल टू कितना होता है, रो इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो चेंज इन यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी होगा इसको आप चाहे तो ऑल लिख सकते हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल हो जाएगा हाफ, है ना। एम लिख सकते हैं हम लोग रो इंटू V2, ना ये यहाँ हो गया मास, और V2 ये हो जाएगा वेलोसिटी V2 स्क्वायर, माइनस ये हो जाएगा हाफ, यहाँ का पहले का मास होगा M1, M1 को सकते हैं हम लोग, डेंसिटी सेम है, यहाँ का वॉल्यूम था V1 और हो जाएगा वेलोसिटी V1 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ ना रो V2 माइनस रो V1, ये क्या है, ये आपका हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो इसे लिख लेंगे हाफ इंटू ना V2 माइनस V1 हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम, लिख लेंगे डेल्टा V इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सिमिलरली आप लिखोगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा P, ये हो जाएगा क्या, फिर से होता है फॉर्मूला हमारा mgh, m को सकते हैं रो इंटू वी, तो हो जाएगा ये रो इंटू चेंज इन वॉल्यूम कितना हो गया डेल्टा वी, ये हो गया मास, इंटू क्या होता है g इंटू एच। ठीक है, इंटू हो जाएगा g। ठीक है, और हाइट में कितना चेंज आ गया, फाइनल हाइट हो गया h2, इनिशियल हाइट h1। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है हमारा कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी। तो वर्क डन हम कितना कर रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है, ये हमारा टोटल वर्क डन हो गया P1 P2 इंटू डेल्टा वी, ये होता है हमारा टोटल वर्क डन, इक्वल टू होता है चेंज इन टोटल एनर्जी। इन टोटल एनर्जी यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ लिख लेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, हाफ रो डेल्टा वी इंटू V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया है, रो इंटू डेल्टा वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1। ठीक है, यहाँ से एक टर्म कैंसल आउट हो जाएगा, कौन सा, डेल्टा वी, यानी चेंज इन वॉल्यूम का टर्म यहाँ से कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से अब लिख सकते हैं आप, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इक्वल टू हो जाएगा हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा रो इंटू जी इंटू H2
माइनस हो जाएगा रो इंटू जी इंटू H1। ठीक, अब यहाँ लिखो P1 है ना, अब माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर को ले आओगे आप लेफ्ट में तो हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस रो जी H1 को आप ले आओगे अगर लेफ्ट में तो हो जाएगा प्लस रो जी H1। ठीक, P2 को ले जाओगे आप राइट में तो हो जाएगा P2 राइट में जाकर हो जाएगा प्लस यानी P2 प्लस हाफ इंटू रो V2 स्क्वायर सेकेंड टर्म और हो जाएगा एक प्लस रो G इंटू H2। देखोगे कि जो इनिशियल यानी ये जो चीजें हैं ये क्या है, कांस्टेंट है ना। जो ऊपर था यानी जितना प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्या होता है, हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, यानी सम ऑफ ऑल एनर्जी इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये किसको फुलफिल करता है, ये करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी ये फुलफिल करता है, मतलब हर एक पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है। ये आपको प्रूफ करना है पूरे 5 मार्क्स में। ठीक है, और आपसे लास्ट में पूछा गया था इसका एक एप्लीकेशन सी पार्ट में, तो सी पार्ट में इसका आप कोई भी एक एप्लीकेशन लिख सकते हो। एक होता है इसका एप्लीकेशन लिखना, उसको बोलते हैं वेंचुरी मीटर ना, बस आपसे सिर्फ नाम पूछा गया है, इसका यूज आप कहाँ करते हो, जिसका हम यूज करते हैं इसका एप्लीकेशन हो जाएगा वेंचुरी मीटर में ना। बस ये एग्जांपल याद रखना, एप्लीकेशन क्या होता है इसका, वेंचुरी मीटर में हम इसका अप्लाई करते हैं। इसका आप डायग्राम गूगल पे भी सर्च करके देख लो कि देख सकते हो कि वेंचुरी मीटर होता है क्या है। ठीक है, यहाँ हम यूज करते हैं बर्नौलीज थ्योरम का यूज होता है वेंचुरी मीटर में। अब कह रहा है क्वेश्चन 17 कह रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन करो। और सेकंड पार्ट पूछा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए मास। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है क्या है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, वो एक अमाउंट, एक वर्क डन का वो अमाउंट है जब कोई एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, इन ब्रिंगिंग ए बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी है ना। यानी क्या करो, एक पॉइंट यहाँ पर है ना, मान लो यहाँ पर एक मास रखा हुआ m, ठीक, जो कि डिस्टेंस पे है, इसके डिस्टेंस r पर एक पॉइंट p है। तो एक काम करो, यहां से एक मास उठा लो, कैसा मास, यूनिट मास है ना। ये क्या हो गया, ये एक यूनिट मास हो गया। इसको धीरे धीरे उठाकर क्या लाना, स्लोली स्लोली क्या करो, पकड़ के कहाँ लाओ है ना, इसे स्लोली पकड़ कहाँ लाओ, इस पी पॉइंट पर ले आओ ना। जिसको आप स्लोली उठा के लाओगे तो यानी यहाँ पर कौन करेगा, इसे कौन लेके आ रहा है, वर्क एक्सटर्नल, मतलब हम पकड़ के ला रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा मास पकड़ लेंगे, कैसा मास, यूनिट मास, जिसका मास यूनिट हो, उसको पकड़ के धीरे 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 उठा के कहाँ लाना है, इस पी पॉइंट पे लाना है। तो यहाँ तक लाने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा कितना, इसे ही बोलेंगे हम क्या, इसे ही बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना। इस पॉइंट पर ये इतना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। और विदाउट चेंजिंग इस काइनेटिक एनर्जी, यानी इसका स्पीड नहीं कि इसको एकदम तेजी से लाना है, नहीं, एकदम स्लोली स्लो जाना है ताकि इसकी स्पीड ना बढ़े, यानी इसकी वेलोसिटी ना बढ़े। अगर वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा तो इस पॉइंट पर यहाँ तक ले आओगे, इसे बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग ए यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो हो गया आपका ए पार्ट, जिसमें आपको डिफाइन करना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को। बी पार्ट करा कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए मास है ना, एक किसी मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, का प्रूफ करते हैं। तो कह रहा है कि हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो यूनिट मास पर पी पे जो लगता है, इस पॉइंट पी पे लगता है, वो होता है जी एम, फॉर्मूला क्या होता है, जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर, जी एम, ठीक है, कैपिटल एम, और यहाँ पर यूनिट मास लिया है तो जो यूनिट मास को हम लिख लेंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कितने डिस्टेंस पर है, एक्स डिस्टेंस पर है पहले, तो हो जाएगा जी एम बाई एक्स स्क्वायर। फिर हो जाएगा वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन यूनिट मास इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस dx। अब इसको अगर dx थोड़ा सामने ले आओगे है ना, कितना लिया हमको सामने, थोड़ा सा dx इसका कर लिया सामने, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो छोटा वर्क करना पड़ेगा dw, तो छोटा वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw इक्वल टू हो जाएगा f इंटू dx। ठीक है, फोर्स कितना था हमारा, जी एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब देखो देखो हम हमारा जो हम इसे खींच के कहाँ ला रहे हैं, हमारा फोर्स भी इधर लग रहा है एक्सटर्नल वर्क, ठीक, और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है dx वो भी सेम डायरेक्शन में हो रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसलिए क्या करेंगे, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं जी एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, कॉस थीटा यानी थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, यानी हो जाएगा ओनली जी एम एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पर फोर्स एक्सटर्नल फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों का डायरेक्शन सेम है।
क्या कहते हैं, सभी इन्फिनिटी अब इसे हम इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा टोटल वर्क निकालना है, तो क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, हम कहाँ से ला रहे हैं, तो कहा तो डेफिनेशन में ही कहता है जब हम यूनिट मास को कहाँ से लाते हैं, इन्फिनिटी से, तो हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से कहाँ तक, एक किसी पॉइंट पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, कहाँ से, जो कि आर डिस्टेंस पर है इस कैपिटल मास एम से, कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, तब यहां तक लाओगे तब कितना वर्क करना पड़ेगा, तो हम इन्फिनिटी से आर तक ला रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को, वर्क डन करना पड़ेगा, तो जी एम हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन एक्स, ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट लगाएंगे इन्फिनिटी से आर, सॉल्व करेंगे वैल्यू आ जाएगी जी एम अपॉन आर, तो ये यही होता है हमारा पोटेंशियल पी। ठीक है, तो पोटेंशियल पी किसी पॉइंट पर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पोटेंशियल पी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन आर, यानी इस मास m का p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, वो पोटेंशियल होगा माइनस जी एम अपॉन आर, यानी किसी बॉडी को इस पॉइंट तक लाने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, एक यूनिट मास के बॉडी को माइनस जी एम अपॉन आर वर्क करना पड़ेगा हमें, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये आपका था 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं हम क्वेश्चन में 18, कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, मतलब एक बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फुलफिल कर रहा है, यानी वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट और उसके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको लिखना है। तो हम जानते हैं, है ना, कि फॉर एसएचएम कोई भी चीज एसएचएम कब कर रहेगा, इसका है ना, फॉर एसएचएम के लिए होता क्या है, हमें पता है एसएचएम के लिए क्या होता है, जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ के एक्स होता है, यानी जो आपका फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, यानी आपका जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ एक्स होता है। फोर्स हम लिखते हैं एम इंटू ए, यानी एम इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के इंटू एक्स, यहां से आप लिख सकते हैं एक्सलेशन, यहां से लिख सकते हैं एम, यानी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस के अपॉन एम इंटू एक्स। ठीक, अब यहां पर ए को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर आप ए को लिख सकते हो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी एक्स डी टी स्क्वायर, है ना, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो एक्सलेशन को, इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एम इंटू एक्स, तो यहां से हो जाएगा डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस इधर लेफ्ट में राइट में आके लेफ्ट में हो जाएगा ये माइनस के एम हो जाएगा प्लस के एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि इसी चीज को इस यानी डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, है ना, वेयर हमने क्या किया, वेयर ओमेगा क्या है, वेयर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम हमने एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अगर ऐसा लिख सकते हैं तो आफ्टर सॉल्विंग, है ना, इसके बाद क्या करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग, हाँ, आपको सॉल्व नहीं करना है, बस लिखना है कि आफ्टर सॉल्विंग, यानी जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आफ्टर सॉल्विंग आपको क्या मिलेगा, इसका जो सॉल्यूशन आता है वो आता है जो आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स है ना, विस्थापन का जो फॉर्मूला आता है वो एक्स इक्वल टू हो जाता है ए साइन ओमेगा टी। ठीक, और इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे डिफरेंशिएट, यानी डी एक्स अपॉन डी टी कर लो, इसको आप करो डिफरेंशिएट, तो जब इसे डिफरेंशिएट करोगे तो ए तो होगा ही, साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, है ना, और सिंस यहाँ ओमेगा टी है तो ओमेगा यहाँ पर भी आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी यानी वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी को लिखते हैं वेलोसिटी, ये इक्वल टू हो जाएगा ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो यही आपको दो चीज प्रूव करना था, एक आपको डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन और एक आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, हाँ, ये दोनों इसके एक्सप्रेशन होते हैं डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के। ठीक है, क्वेश्चन 18 हो गया, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 19 में हमसे है इट कैन डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, और फिर इसके बाद सेकंड क्या है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और लास्ट में हमसे कहा है कि सीपी माइनस सी इक्वल टू आर, इसको प्रूफ कीजिए। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अब तक हमने पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब हमसे पूछा गया मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो यहाँ से वर्ड से भी आपको क्लियर होगा ये बात कर रहा है मोल्स की, है ना, मोलर मतलब मोल्स की बात कर रहा है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, यानी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करो किसके लिए ना, कौन कितनी एनर्जी, जब आप किसी 1 मोल के सब्सटेंस को उसके यानी मेरे पास एक सब्सटेंस है, कितना उसका अमाउंट कितना लिया हमने 1 मोल, तो 1 मोल के सब्सटेंस
के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए जो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, यानी एनर्जी उसे जो सप्लाई करना पड़ेगा, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो 1 मार्क्स से पूछा गया था, तो 1 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है ना, यानी कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आते हम बात करते हैं बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है कि स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है कि इफ सम क्वांटिटी ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ सिस्टम, यानी एक सिस्टम को अगर आप कुछ हीट दोगे तो वो सिस्टम क्या करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा। अब जो यानी द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी वो सिस्टम जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो हीट एब्जॉर्ब वो कहाँ कहाँ यूज करेगा, तो वो जो हीट एब्जॉर्ब होगा वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल वर्क बाय द सिस्टम, है ना। ये सिंपल मान लो कि अगर आपके घर में एक खाना बना हो ना, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है, तो जब आप उसे हीट देते हो तो क्या होता है, आप उसमें हीट सप्लाई कर रहे हो, तो हीट सप्लाई करने के पर वो दो काम करता है। पहला काम तो उसका टेम्परेचर बढ़ाएगा, है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा बॉडी के अंदर, जो वाटर का वो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा। तो आप जो हीट सप्लाई कर रहे हो वो दो काम करता है, एक तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी दैट मीन्स वो हीट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। और दूसरा, जब हीट होगा तो वेपर बनेगा, वेपर बनेगा तो क्या करेगा, वेपर बनने पर उसका ढक्कन उठता है ना, यानी क्या करता है वो एक वर्क कर रहा है, वर्क क्या कर रहा है, ढक्कन को उठाने में। जो आपका वाटर वेपर है वो क्या कर रहा है, ढक्कन को उठाने में एक वर्क भी कर रहा है। तो आपने जो हीट दिया उसका दो काम किया ना, एक तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाया, दूसरा वो ढक्कन को ऊपर उठाने के लिए भी कुछ वर्क कर रहा है ना, किसके, ड्यू टू वेपर प्रेशर के कारण। तो इसलिए कहते हैं द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाई टू ए सिस्टम, द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जो आप हीट एब्जॉर्ब करेगा सिस्टम, वो क्या होगा, वो इक्वल होगा सम ऑफ द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, यानी उस बॉडी के टेम्परेचर के, उस बॉडी का इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, और प्लस एक्सटर्नल वर्क डन बाय द सिस्टम। और दूसरा, वो सिस्टम क्या करेगा, वो सिस्टम आपका कुछ वर्क भी करेगा, कैसे, ढक्कन को ऊपर थोड़ा उठाने में। ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, डेल्टा क्यू, यानी हीट जो सप्लाई करेंगे डेल्टा क्यू इक्वल टू होता है डेल्टा यू। डेल्टा यू होता है इंटरनल एनर्जी ना, ये होता है आपका इंटरनल एनर्जी, ठीक। डेल्टा डब्ल्यू होता है वर्क डन बाय सिस्टम ना, वर्क डन बाय सिस्टम। और डेल्टा क्यू होता है हीट सप्लाइड ना, जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। और लास्ट पार्ट हमसे पूछा है कि ड्राइव रिलेशन सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, है ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ये आपको ड्राइव भी करना है। अब बात करते हैं हम सी पार्ट की, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, ये हम अभी इसको प्रूव करते हैं। तो कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो ये जो हमने कभी क्या पढ़ा था, डेल्टा क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी होती है, डी क्यू की वैल्यू होती है म्यू सीपी डी टी, म्यू होता है नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। एट कांस्टेंट प्रेशर पर डी क्यू की वैल्यू होती है म्यू सीपी डी टी, डी यू का फॉर्मूला हो जाता है म्यू सीवी डी टी, है ना। सीपी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी होता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डी डब्ल्यू होता है आपका वर्क डन, और वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डेल्टा बी, जिसको आप लिखते हैं म्यू आर डी टी। क्या लिखते हैं आप, म्यू आर डी टी यानी एन आर डी टी, है ना। यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ मोल्स को म्यू लिखा हुआ है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो यहाँ सारी वैल्यू को पुट करते हैं, डेल्टा म्यू सी पी डी टी इक्वल टू म्यू आर डी टी प्लस म्यू सी वी डी टी। यहाँ से सारा टर्म कौन कौन सा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू का टर्म कैंसिल आउट सबसे, है ना, डी टी का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, सी पी इक्वल टू आर प्लस सी वी, या फिर लिख सकते हैं सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर, है ना। इसे ही आपको प्रूफ करना था, और इसे हम बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, है ना। तो कभी कभी आपसे, है ना, मेयर्स फॉर्मूला कभी कभी आपसे पूछा है कि प्रूफ मेयर्स फॉर्मूला, तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर ही प्रूफ करना है ना। तो कभी कभी इसे हम मेयर्स फॉर्मूला भी लिख के बोलते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए कि आपको सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर ही प्रूफ करने के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉडल सेट क्लास 11 झारखंड बोर्ड टर्म 2 का पूरा डिटेल सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया समझाते हुए। अब जिन्होंने
अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर कर लो, है ना। और टेलीग्राम के ग्रुप पर जरूर से ज्वाइन कर लो। इस ग्रुप को ज्वाइन करोगे तो आपको ग्रुप ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर चीज का अपडेट, हर एग्जाम का अपडेट, नोट, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। आप देख सकते हो कितने लोग वहां पर हमसे जुड़े हुए हैं, और हमसे पूछ सकते हो कि आपको कितना बेनिफिट हुआ है। तो आप मुझसे ये भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो बस सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, तब तक मिलते हैं बाद में, धन्यवाद।